डीएलएड फुल फॉर्म क्या है इसका? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोला जाता है। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो टीच करूंगी। सबसे पहले आपको बता देती हूँ जो आपकी जेबीटी फर्स्ट ईयर, क्योंकि हम यहाँ हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं। सुप्रिया बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। जब आपको ना समझ में आए सुप्रिया माइक ऑफ कर लो, नहीं तो फिर मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, फिर कोई नहीं बोल पाएगा। तो आप अपना प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। आप 9 सब्जेक्ट इसमें पढ़ोगे, ठीक है। 9 के 9 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में सब बच्चों के लिए क्या होते हैं? कंपल्सरी होते हैं। और जब आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे तो आपके 7 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। बुक्स आई थिंक सबके पास बुक होंगी। नो मैम। सबके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएंगी। नहीं है तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम बुक्स हमें इंग्लिश मीडियम में मिल सकती हैं शॉप पे, या मैम इसकी हिंदी मीडियम ही आती है? नहीं बेटा, दोनों मीडियम में आती हैं, इंग्लिश में भी आती हैं और हिंदी में भी आती हैं। ओके मैम। हाँ जी, आप जिस भी मीडियम में देना चाहो एग्जाम उसी मीडियम में आप दे सकते हो। ओके मैम। मैम इंग्लिश मीडियम की बुक्स सर्च करनी थी ना, तो यही पूछना था कि इंग्लिश मीडियम में बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी ना? हाँ जी हो जाएंगे। ओके मैम। चलिए आप एक बार पहले जान लीजिए 9 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से वो 9 सब्जेक्ट्स रहेंगे, देन उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। एंड उसके बाद आप लोगों का इंट्रोडक्शन लूंगी। पहले मैं बता दूं, चलिए पेपर फर्स्ट रहेगा हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ताकि कम से कम आपसे कोई पूछे कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं तो आप बता पाओ। क्योंकि बेटा जब प्रैक्टिकल होता है ना वो सब्जेक्ट्स पूछ लेते हैं, वो भी नहीं पता होता आप लोगों को। और लास्ट में 10 मिनट में सबका इंट्रोडक्शन लूंगी, ठीक है। लिखो फर्स्ट वाला चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपकी फर्स्ट पेपर रहेगा, सबके लिए कंपल्सरी है। बाल्यावस्था एवं बाल विकास सेकंड रहेगा आपका एजुकेशन, सोसाइटी, कैरिकुलम एंड लर्नर, शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो मैं धीरे धीरे बोल लूं, अगर नोट डाउन नहीं कर रहा तो मैं फिर फटाफट बोल देती हूँ। नोट डाउन कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं नोट डाउन कर रही हूँ, आप प्लीज थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। ओके मैम आप धीरे धीरे बोलो, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। ओके बेटा, ओके ओके। लिखो फर्स्ट वाला चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पेपर फर्स्ट। हिंदी वालों का बाल्यावस्था एवं बाल विकास, ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकंड पेपर लिखिए, सेकंड है आपका एजुकेशन, सोसाइटी, कैरिकुलम एंड लर्नर। एजुकेशन, सोसाइटी, कैरिकुलम एंड लर्नर, ये पूरा नाम है बेटे। शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। थर्ड वन इज pedagogy across the curriculum,
pedagogy across the curriculum, ICT and action research. Pedagogy across the curriculum, ICT and action research. पाठ्यचर्या के पार शिक्षण शास्त्र, ICT तथा क्रियात्मक अनुसंधान, ये आपका थर्ड पेपर रहेगा। उसके बाद है फोर्थ है आपका सब्जेक्ट कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी। फोर्थ पेपर रहेगा आपका कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी, समकालीन भारतीय समाज। सबके कंपलसरी हैं ये सारे सब्जेक्ट्स। फिफ्थ पेपर रहेगा आपका प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो मैथ्स, गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। पांचवा पेपर आपका मैथ्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका सिक्स्थ पेपर, सिक्स रहेगा आपका प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना EVS, ठीक है। EVS जो बच्चे पढ़ते हैं ना, छोटे बच्चे, EVS, तो EVS रहेगा सिक्स्थ वाला सब्जेक्ट सबका। सेवंथ रहेगा आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश। सेवंथ रहेगा इंग्लिश का पेपर। एट्थ रहेगा आपका हिंदी का पेपर। एट्थ है आपका प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। और नाइन्थ रहेगा आपका प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। नाइन्थ पेपर कौन सा रहेगा आपका? संस्कृत का। अब मुझे बताओ सबको क्लियर है कितने सब्जेक्ट पढ़ोगे आप लोग? पूरे कोर्स वर्क के दौरान आप कितने सब्जेक्ट पढ़ोगे? 9 सब्जेक्ट्स। हाँ जी, सबको समझ में आ गया। फर्स्ट है चाइल्डहुड वाला, सेकंड है आपका कैरिकुलम वाला, शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ। थर्ड है आपका ICT जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। और फोर्थ है आपका कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारत में आजादी के समय से शिक्षा में क्या क्या सुधार हुए वो सारा आप इसमें पढ़ोगे। फिफ्थ पढ़ोगे आप मैथ। सिक्स्थ वाला रहेगा आपका EVS, हाँ जी, सिक्स्थ वाला EVS। सेवंथ इंग्लिश। एट्थ वाला पेपर रहेगा आपका हिंदी का। और नाइन्थ वाला पेपर रहेगा आपका संस्कृत का। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, सबको समझ में आ गए। 9 पेपर आपने पढ़ने हैं और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 9 पढ़ा दूंगी। पहले पेपर 1 स्टार्ट करवाऊंगी या 2 पेपर एक साथ स्टार्ट करा दूं? हम ना ऐसा करते हैं मैम कि एक बार पहले फर्स्ट जो ये चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाला पेपर है फर्स्ट, हाँ जी, इसके बाद जो भी क्लास होगी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने सारे मैंने ही है। नहीं वो मतलब ऐसे याद रहेगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे प्रीवियस सब्जेक्ट का भी पूछ सकती हूँ ना अगर नहीं आता तो। ठीक है, कोई नहीं। चलो आज हम फिर स्टार्ट करेंगे। पहली बुक हम स्टार्ट करेंगे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब मुझे पहले ये बता दीजिए कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से है और कितने बच्चे हिंदी मीडियम से है। और अब ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में आपका जो पेपर का शेड्यूल होता है, या जैसे आपका मान लीजिए 100 मार्क्स का जो पेपर है तो उसमें 70 मार्क्स का तो आपका एग्जाम आएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल, और 30 क्या होता है आपका इंटरनल। यानी कि 70-30 का रेशियो, 70 आपका एक्सटर्नल एग्जाम आता है और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल जो हम कॉलेज से आपको देते हैं, इंटरनल एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट भी आप उसको बोल सकते हो। तो जो आपका एक संस्कृत का पेपर है, सारे पेपर बाकी तो क्या है 70-30 यानी कि 100 मार्क्स के आएंगे। और जो आपका संस्कृत का पेपर है, संस्कृत का पेपर आपका क्या है
35 मार्क्स का तो आपका पेपर आता है और 15 मार्क्स आपके इंटरनल, यानी कि 50 मार्क्स का ही है वो पेपर। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है, मेरे पास जो बुक है संस्कृत की उसमें 100 मार्क्स दे रखे हैं, लेकिन 100 मार्क्स का नहीं है वो, 50 मार्क्स का रहेगा आपका संस्कृत का। बाकी सारे आपके 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 70 एक्सटर्नल और 30 आपके इंटरनल, जो कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाते हैं। अब इसमें संस्कृत का भी समझ में आ गया और ये भी, यहाँ तक क्लियर है? यस यस मैम। मैम। चलिए अब आते हैं हम अपने फर्स्ट पेपर पे, जिसमें सबसे पहले हम इसका सिलेबस समझ लेते हैं। आपके पेपर में क्या है, 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, 5 यूनिट दे रखी है, आपके सिलेबस को 5 यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पेपर है जो हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलप ऑफ चिल्ड्रन। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, और सबकी जो भी बुक है, बुक का जो फ्रंट वाला पेज है उस पे आपका सिलेबस दे रखा होगा, जिसके पास भी बुक है। मेरे पास बुक नहीं है। कोई नहीं, आप ना एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी ना तो हो सकता है कि मेरी आवाज ना आए आपको, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि फिर मैं वापस आ सकूं। ये है आपकी बुक, एंड ये है आपका सिलेबस। ये रहेगी आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। स्क्रीनशॉट हो गया? यस मैम। ठीक है, एक बार सिलेबस को समझ लो। फर्स्ट यूनिट है हमारी पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट। ठीक है, ये यूनिट है आपकी 15 मार्क्स की। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल थ्योरीज। सेकेंड पॉइंट इसमें जो आप पढ़ोगे, एंड्यूरिंग थीम्स इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एज मल्टी डायमेंशनल एंड प्लूरल, डेवलपमेंट एज कंटिन्यूइंग थ्रू द लाइफ स्पैन, वे इन विच डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, साइको-कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। थर्ड इसमें जो रहेगा हमारा इस यूनिट में चैप्टर, gathering data about children from different contexts, naturalistic observation, interviews, reflective journals about children, anecdotal record and narratives, clinically method with reference to Piaget। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है बेटे उसमें आप पढ़ोगे विकास का जितना भी टॉपिक है, विकास डेवलपमेंट यानी कि विकास। ठीक है, तो डेवलपमेंट का जितना भी टॉपिक है कि डेवलपमेंट क्या होती है, विकास क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग क्या क्या साइकोलॉजी है, डेवलपमेंट की क्या क्या थ्योरीज हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट वाली यूनिट में। ठीक है, कि आपकी जो डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं, डेवलपमेंट सिंगल होता है, अलग अलग लेवल पे होता है। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर शामिल होता है, आपका जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, साइको कल्चरल, ठीक है, ये क्या है हमारा, किस प्रकार हमारे विकास की जो कंसेप्ट है उसको प्रभावित करते हैं, ये वाली चीज़ें आप क्या है अलग अलग कंटेंट से आपको क्या है बच्चे का डाटा कलेक्ट करना है, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, चिल्ड्रन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है,
क्लिनिकली मेथड, ये सारे मेथड्स के जरिए आप बच्चे का डाटा कलेक्ट करोगे और वो किस प्रकार आपकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट यूनिट में क्या क्या हम पढ़ेंगे? अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। ठीक है। यस मैम। आज जस्ट मैं आपको एक बार पहले सिलेबस समझा दूं ताकि फिर आप बार बार मेरे से ना पूछो कि मैडम ये क्या है, कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप सिलेबस को देखो। ठीक है, बुक्स में बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं, आप जस्ट मेन पेज को देखो और उसमें जो टॉपिक है वो पढ़ो, क्योंकि पेपर आपका सिलेबस को देख के बनता है। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है आपकी फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, ये यूनिट आपकी 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ग्रोथ एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल इन इन्फेंसी एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्ले। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द नॉलेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ये 10 मार्क्स के ये 4 टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। यानी कि जो सेकेंड यूनिट है उसमें आप क्या पढ़ोगे? वृद्धि और मैच्योरेशन, परिपक्वता वाला टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट की जो जो स्किल्स होती हैं, जो जो कौशल्स होते हैं, ठीक है, स्किल्स यानी कि हमारे अंदर क्या क्या कौशल हैं हमारे, यानी कि बच्चा जब स्कूल में जाता है, प्री नर्सरी में जाता है, इन्फेंट्री स्टेज पे होता है, तो उसमें क्या क्या स्किल्स डेवलप होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे माता पिता का और टीचर्स का क्या योगदान है एक बच्चे की फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, और किस प्रकार से हमारी जो एजुकेशंस है वो हमारी मोटर डेवलपमेंट पर अनुपयोग होती है। ठीक है, या किस प्रकार अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। और ये सेकेंड यूनिट हमारी क्या है? 10 मार्क्स की है। अंडरस्टैंड? यस मैम। थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट है हमारी, ये हमारी सबसे ज्यादा मार्क्स वाली यूनिट है। 25 मार्क्स की ये हमारी यूनिट है, जिसमें आप पढ़ोगे, यूनिट का नाम है सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो थर्ड यूनिट में क्या क्या है आपका? सोशल थ्योरीज एंड जेंडर डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ जेंडर रोल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइप, जेंडर इन द प्लेग्राउंड। जो ये स्टीरियोटाइप वाला टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ोगे आप? सामाजिक थ्योरी, सामाजिक सिद्धांत जितने भी हैं हमारी जेंडर डेवलपमेंट को लेके। सबसे पहले तो हम इसमें मीनिंग पढ़ेंगे, जेंडर क्या होते हैं, किस प्रकार जेंडर रोल्स प्रभावित करते हैं, स्टीरियोटाइप इसको किस प्रकार प्रभावित करता है, और किस प्रकार जेंडर इन द प्लेग्राउंड। स्टीरियोटाइप में आ गया कि हमारे दिमाग में ये होता है कि ये लड़का ये लड़की है, लड़की से ये काम करवाने चाहिए, लड़के से ये काम, तो ये स्टीरियोटाइप होता है। ठीक है, जब हम लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं तो वो स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम, फर्स्ट तो हो गया सोशल थ्योरीज वाला चैप्टर जिसमें ये सारी चीजें। दूसरा चैप्टर इसमें आएगा आपका मोरल डेवलपमेंट। चैप्टर या फिर क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको ये दे सकते हैं, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका नैतिक विकास, इसमें आप पढ़ोगे। जो आप अभी बता रहे हो मोरल डेवलपमेंट, ये यूनिट 4 में है या यूनिट 3 का ही पार्ट है? ये बेटा यूनिट 3 का ही पार्ट है। यूनिट 3 आपकी 25 मार्क्स की है। ओके। ठीक है, इसमें आप 1 2 3 4 5 टॉपिक आप पढ़ोगे यूनिट 3 में। पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ, बाद में बताती हूँ इसमें क्या क्या पढ़ोगे। फर्स्ट टॉपिक आप सोशल थ्योरीज को लेकर पढ़ोगे। सेकंड टॉपिक आप मोरल डेवलपमेंट से पढ़ोगे, जिसमें आप पर्सपेक्टिव ऑफ कोलबर्ग एंड कैरोल गिलियन से क्रिटिसाइज कल्चरल वेराइटीज इन मोरल रीजनिंग। ठीक है, थर्ड टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार हमारे इमोशन अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, या हमें अफेक्ट करते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, फोर्थ वाला जो इसमें टॉपिक पढ़ोगे आप, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, टाइप ऑफ इमोशन, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन इन अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल ईयर, सम इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, देयर साइकोलॉजिकल हैंडलिंग, अटैचमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिफ्थ टॉपिक इसके अंदर रहेगा। ये थर्ड यूनिट का है जो सबसे लंबी है और सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग है, 25 मार्क्स की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग, नेचर, असेसमेंट, फ्रायड की थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट, इरेक्शंस की थ्योरी, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑन लेटर पर्सनैलिटी। ये जो थर्ड यूनिट है इसमें से आप जब भी सीटेट एचटेट करते हो तो उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं, ठीक है आपके। तो थर्ड यूनिट में बेसिक सी बात है, आपको सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट आपको पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ गई थर्ड यूनिट? यस मैम। उसके बाद है आपकी यस मैम। फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में है आपकी, ये सबसे कम मार्क्स की है, 8 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, चाइल्डहुड के बारे में पढ़ोगे, सारा का सारा हमारा बचपन, ठीक है। चाइल्डहुड, childhood as a modern construction, childhood in the context of poverty, globalization and adult culture, commonalities and diversities within the notion of childhood and how multiple childhood are constructed with particular reference to the Indian context। यानी कि चाइल्डहुड के अलग अलग उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे कि जो बच्चे पुअर्टी के में होते, गरीबी में होते हैं, उनका बचपन कैसा है, जिनका थोड़ा सा अच्छा कल्चर है उनका बचपन कैसा है, जो ग्लोबलाइजेशन है यानी कि ग्लोबली बच्चों का चाइल्डहुड कैसा है, ये सारी चीज़ें हम कैसे, क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं हमारे चाइल्डहुड में और क्या क्या अलग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। 8 मार्क्स की ये हमारी यूनिट रहेगी। उसके बाद है लास्ट जो यूनिट है हमारी, यूनिट फिफ्थ। उसमें क्या है हमारी 12 मार्क्स की ये यूनिट रहेगी, जिसमें आप पढ़ोगे कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या होता है, ठीक है। समाजीकरण वाली ये यूनिट है, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली एंड एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, आपका पेरेंटिंग स्टाइल्स इसमें आ जाएगा, डीलिंग विद चिल्ड्रंस के साथ कैसे डील्स करोगे आप, सेपरेशन फॉर पेरेंट्स, चिल्ड्रन इन क्रच, चिल्ड्रन इन ऑर्फोनेज, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो इसमें पढ़ोगे आप, स्कूलिंग वाला, स्कूलिंग में किस प्रकार स्कूलिंग आपको इफेक्ट कर रही है आपके डेवलपमेंट में। इसमें आपका पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर क्या होता है, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है उसको पीयर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। स्कूल कल्चर किस प्रकार आपको अफेक्टेड कर रहा है, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, टीचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, स्कूल अचीवमेंट्स क्या हैं, बीइंग आउट ऑफ स्कूल, और उसके बाद ओवरेज लर्नर, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें पढ़ेंगे रिलेशनशिप विद पीयर्स, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आपकी कैसे रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप एंड जेंडर, कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, ठीक है, या कन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक कन्फ्लिक्ट वाला है, कन्फ्लिक्ट का भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब मान लीजिए हम यहाँ पर इतने बंदे हैं, मान लो जब 2 और मोर पर्सन के आपस में जब क्या है थिंकिंग नहीं मैच होती है तो उनमें आपस में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहां पर क्या है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है, ठीक है। अग्रेशन, बुलिंग, और लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन, लर्निंग एंड बिहेवियरल डिफिकल्टीज, इम्प्लीकेशन फॉर इंक्लूजन, ठीक है। तो ये था आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर बोल रही हूँ, जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उसकी फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस 5 की 5 यूनिट, ठीक है, जिनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब मुझे बताइए सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैम बुक्स का हमें स्क्रीनशॉट मिल सकता है इंग्लिश मीडियम का जो हमें बाय करनी है? बेटा मैं बुक्स की तरफ ना एक बार कैमरा कर देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप बुक्स का क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बस कुछ नहीं है, ये हिंदी मीडियम में दे रखी है, वो इंग्लिश मीडियम में होंगी। ओके मैम। ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
मैम एक बार एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में बता दो। एक मिनट बेटा, एक बार ना मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ड्यूरिंग स्क्रीन शेयर माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अंडरस्टूड मैम। ये आपकी फर्स्ट पेपर, दिस वन इज सेकंड पेपर, and this one is third paper. This one is fourth paper. देखो, आपका जैसे अभी तक आप कुछ बच्चे +2 करके आए होंगे, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद कर रहे होंगे। आप जैसे देखो 10th में या 12th में पढ़े होंगे, कुछ नंबर तो आपके टीचर्स आपको देते हैं, है ना? और कुछ नंबर क्या है, आपको पेपर में लेने पड़ते हैं। जैसे हमारा बोर्ड का सिस्टम क्या होता है, 80 मार्क्स का तो बोर्ड पेपर देता है और 20 मार्क्स स्कूल वाले देते हैं। तो ऐसे ही क्या है, हमारा आपके इस कोर्स में है डीएलएड में 70 नंबर का, यानी कि 70 मार्क्स का तो आपको पेपर देना है, और जो 30 मार्क्स हैं एवरी सब्जेक्ट वो हमें कॉलेज की तरफ से आपको देने हैं। उसमें आपकी इंटरनल मार्क्स के लिए जैसे आपका असाइनमेंट देख लिए जाते हैं, आपकी कितने प्रेजेंट हो क्लास के दौरान, आपका कैसा है, तो ये सारी चीजें देखे। जैसे स्कूल वाला सिनेरियो थे ना, वैसे ही यहाँ पे है। अब क्लियर हुआ बेटा? यस मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। Any other question? Ma'am, how can we score the good marks? गुड मार्क्स देखो बेटा, 30 में से तो ये लगा लो सबको ऑलमोस्ट हम अच्छे ही मार्क्स देते हैं। अब कितना आप सिक्योर करते हो अपने एग्जाम में, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर आप किस तरीके की स्टेप्स। हाँ जी बता, बोलो। मैम स्टेप्स टू स्कोर इन गुड मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। मैम मतलब हम क्या प्रोसीजर हम डेली फॉलो करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स अपने थ्योरी में भी ऑब्टेन कर सके। देखो बेटा, एक तो आप कितना, आप एक तो क्लास के दौरान भी सीखोगे, खुद कितना पढ़ते हो। सबसे मेन तो ये है कि आप पेपर लिखना आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, वैसे तो इसमें क्वेश्चन क्या है, आपका वही लेवल आएगा। जैसे पहले 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर 5-5 के और फिर 8-8 के। सबसे पहले आप क्वेश्चन का मीनिंग लिखो लॉन्ग क्वेश्चन में, फिर आप क्या, एक तो डायग्राम के थ्रू आप सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करो कोई भी। जैसे इसमें अब क्या आपके, अब यहाँ पर आपके डायग्राम वो वाले नहीं आएंगे, साइंस वाले डायग्राम नहीं, फ्लो चार्ट्स। डायग्राम्स का मतलब फ्लो चार्ट्स के दौरान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट्स आप अपने पेपर को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सको, ठीक है। बाकी इतना मुश्किल पेपर नहीं आता। हरियाणा बोर्ड में देखा जाए तो जितनी आप सीटें भरते हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहे हैं, मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। और जो आपका पेपर रहेगा ना, 70 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, वो आपका 3 सेक्शंस में रहेगा, यानी कि 3 सेक्शंस में आपका डिवाइड कर देंगे पूरे के पूरे सिलेबस को। 70 मार्क्स का आपका पेपर होना है। सेक्शन ए में आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन बी रहेगा उसमें 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन सी में आपके 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे,
ठीक है, सॉरी 8 मार्क्स के, हाँ ठीक है 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। पेपर का पैटर्न भी समझ में आ गया। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन आएंगे, एवरी ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन बी 8 से लेकर 15 तक 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे 5 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें क्या है, आपकी चॉइस रहेगी, कोई भी क्वेश्चन आप जैसे 16 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। कोई भी एक जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है उसको आप क्या है अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही 17 में चॉइस रहेगी आपकी, बाकी और किसी में चॉइस नहीं रहेगी। ओके मैम। आगे बेटा सीधी समझ में। यस मैम। और पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो तो। मैम नेगेटिव मार्किंग भी रहती है सब एग्जाम्स में? नहीं बेटा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी, है ना। नेगेटिव करेंगे तो फिर तुम्हारा माइनस, ये तो आप जितना लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे अब मान लो आप जेबीटी करने के बाद आप डीएसएसबी का पेपर दे रहे हो, या फिर आप हरियाणा के लिए दे रहे हो, या आप किसी और में दे रहे हो, केवीएस में दे रहे हो, तो वहां पर आपकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और ये है, मेरा तो यही कहना है, साथ साथ जो जो टॉपिक पढ़ोगे अच्छे से क्लियर कर लोगे तो जो आपका सी टेट है, एच टेट है, या जिस भी स्टेट के आप हो वहाँ का टेट है, वो इजीली निकल जाएगा आपका साथ के साथ, क्योंकि उसमें कुछ अलग सिलेबस नहीं आता। जो आपका फर्स्ट पेपर है ना, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट वाला, ये पेपर डिटो 30 मार्क्स का आता है आपका। ओके मैम। चलिए, फिर सबको समझ में आ गया हो तो फिर मैं स्टार्ट करा दूं। यस हाँ मैम। जी मैम। मेरे पास ना बुक हिंदी मीडियम की है, देखो भाई, डेवलपमेंट क्या होती है। फर्स्ट ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट, कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। किसी के पास बुक हो, क्योंकि मेरे पास बेटा हिंदी मीडियम की बुक, अगर किसी के पास बुक अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम की, अगर पढ़ सकता है तो एक बार जस्ट इसका कंसेप्ट पढ़ दीजिए, ताकि फिर मैं उसको क्या कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि मैं अगर पूरा हिंदी में यहाँ पे समझाऊंगी तो ऑलमोस्ट मेरी क्लास क्या है, इंग्लिश मीडियम है। और बुक मेरे पास हिंदी मीडियम इसलिए क्योंकि लास्ट जो क्लास है तुम्हारी, तुमसे पहले वाला बैच, उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। किसी के पास है बुक अवेलेबल इंग्लिश मीडियम में? यस मैम। तो दिव्या एक बार थोड़ा सा पढ़ दो बेटे। मैम वो मतलब इंग्लिश में जहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही पढ़ना है ना? हाँ, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हाँ जी। Answer: generally people consider growth and development as synonymous, but from psychological point of view there is a broad difference in the meanings of these two terms. Meaning of growth: by growth we mean physical changes. The changes that take place in any part of the body are known as growth. The increase in height of the child, his mass, width and his weight are the results of growth. The size of the child's hand and feet is increasing. He is growing in height. His weight is increasing. There are proportionate changes occurring in his physical structure. All these statements reveal the meaning of growth. L.K. Frank 1944 has said the changes that occur in any physical aspect are known as growth. Herbert Sorensen 1948 has likened growth to increase in body and weight. As a child grows in age, his physical structure and weight increase. The growth continues till the end of adolescence.
Hurlock 1956 has said that changes in physical structure, dimension, and measurement take place as the child grows. In simple words, changes is the physical structure, size, and dimension result from growth. When the child enters adolescence age, the size of hands and legs grows. We call it growth or the size of the child hand and legs. Physical growth is the mark of quantitative change. Growth is perceivable and measurable. After the attainment of maturation, the height, the weight, etc. stop increasing. According to AT 1957, in the beginning, the pace of child growth is fast, and as it is growth towards maturation, the pace of physical growth becomes slower. And and after having attained maturity, the growth stops. Hence, it is clear that changes that occur in the physical structure, size, and dimensions are called growth. मैम इसके आगे भी कंटिन्यू करना है कि बस रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, मैं एक बार बता दूं, नहीं तो सबके सिर के ऊपर से जाएगा। ठीक है। मैम हाँ जी बेटे। मैम आप हिंदी बुक का स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसे गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश मीडियम में। मैम वो इजी हो जाएगा हमारे लिए जब तक बुक्स नहीं हमें मिल रही। ओके बेटा, ले। मैम 2 to 3 days तो हमें लगेंगे बुक्स लेने में। हाँ जी, मैं ना एक तक हाँ, मैम वैसे ही हम पढ़ हाँ जी, लेंगे। मैं आज जितना पढ़ा रही हूँ ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम अभी। यस मैम। हो गया सिद्धि? यस मैम। चलिए देखते हैं। अभी दिव्या ने पढ़ा, दिव्या ने बताया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? ठीक है, अब दिव्या ने अभी अभी पढ़ा है ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट हम उसको सिनोनियम लेके चलते हैं, बट दिस इज नॉट अ सिनोनियम्स। ठीक है, ग्रोथ तो हमें बताती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को। ठीक, ग्रोथ बताती है हमारे अंदर जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी हाइट का बढ़ना। ठीक है, ये क्या किसमें आती है? हमारी ग्रोथ के अंदर आती है। और डेवलपमेंट क्या होती है? हमारी जो इंटेलेक्चुअल होती है, जो हमारी कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड होती है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। ये जस्ट एक बार डिफरेंस बता दूं, फिर मैं मीनिंग पे आऊंगी डेवलपमेंट के। ठीक है, तो जो हमारी ग्रोथ होती है ना, वो क्या होती है? एक फिक्स टाइम पीरियड तक होती है। और जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमारे स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि जब से हम बाय बर्थ से लेकर एट लास्ट जो हमारी एंडिंग है, हम मरते हैं, तब तक हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, तो जो ग्रोथ है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। ठीक है, तो ग्रोथ और यहाँ पर हम क्या है, वैसे तो देखा जाए तो वृद्धि और विकास सेम सिमिलर वर्ड है, लेकिन अगर इनको एक्सप्लेन करें तो ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ग्रोथ का मतलब होता है हमारे शरीर में हम छोटे से लेकर बड़े होने तक, यानी कि जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारी ग्रोथ के अंदर शामिल होता है। और आप जो मैच्योरिटी आती है आपके अंदर, आपके विचारों के अंदर जो मैच्योरिटी आती है, वो किसके अंदर आती है? आपके डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। According to Webster Dictionary, development is the series of change which an organism undergoes in passing from an embryonic state of maturity. यानी कि जो हमारी वेबस्टर डिक्शनरी है वो ये बोलती है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है
चेंजेस की एक सीरीज है, यानी कि जो भी हमारे अंदर चेंज हो रहे हैं उनकी एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, जो किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को एक एम्ब्रॉय की अवस्था से एक मैच्योर आदमी बनाने तक होती है, ठीक है, यानी कि एक भ्रूण अवस्था से लेकर परिपक्वता तक पहुंचाने के दौरान होती है, दैट इज डेवलपमेंट, ठीक है, हमारी मैच्योरिटी तक, ठीक है, बुढ़ापे तक जो जो चीजें, जो जो चेंजेज आते हैं हमारे अंदर, वो क्या कहलाती है, हमारी डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है। अगर देखा जाए सिंपल से, अगर हम एक बात देखें तो एक निश्चित टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे अंदर क्वालिटेटिव चेंज जितने आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है, हमारा विकास कहलाता है, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, जिनको हम माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ में क्या होते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है, ग्रोथ जो होती है क्वांटिटेटिव, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट क्या होती है, हमारी क्वालिटेटिव होती है। जैसे एक बच्चा क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा बैठना शुरू करता है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, वह बोलना शुरू कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या है, वह चलना शुरू कर रहा है, ये क्या है, ये क्या, उसके अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बोलना शुरू किया, उसने बैठना शुरू किया। अब उसको मेजर तो नहीं कर सकते ना हम उसको, कि वो कितना बोल रहा है, कितने वर्ड उसने दिन में बोले, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, इट मीन्स इज क्वालिटेटिव इन नेचर, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंज विच इन एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, सबको समझ में आ गया। डेवलपमेंट क्या है, हमारे चेंजेस की एक श्रृंखला है, जिसमें हम एक बिल्कुल माँ के पेट से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते, जो जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारा विकास या डेवलपमेंट कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, अब इसमें आप एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जब एग्जाम्पल आप लेने की बारी आती है तब इसमें बताते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों क्या है, सिमिलर वर्ड है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के बिना हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती और ग्रोथ के बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। डेवलपमेंट का जो वर्ड है वो ब्रॉड है, ठीक है, बहुत बड़ा है, इसका दायरा क्या है, बड़ा है, ठीक है। और ये क्या है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जबकि हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी एक टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे बच्चा 16, आप लड़कियों में देखते हो 16-17 के बाद उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, ऐसे ही क्या है, जैसे 18 से 19 एज तक के बाद क्या है, हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है, जो एक पर्सन है, उसकी मेंटली, सोशली और इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी वर्ड आप यहाँ पर यूज कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ दोनों के दोनों कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि ग्रोथ का संबंध शरीर में होने वाली सभी डेवलपमेंट से है, ठीक है। मीनिंग क्लियर है? हाँ जी मैम। तो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ किसी मनुष्य की शारीरिक वृद्धि का रिजल्ट है, परिणाम है। और जो डेवलपमेंट है वो किसी भी मनुष्य के, किसी भी जीवित प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ रहती है, जो कि उसको हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो चीजें चल रही हैं वो उनसे अवगत होता रहता है, जो कि डेवलपमेंट की नजर आता है, जिससे उसका मानसिक जो बिहेवियर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, वेरी गुड। ग्रोथ हमारी क्या होती है, फिजिकली जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आप पेपर में लिखोगे तो सबसे पहले थोड़ा सा मीनिंग लिख दोगे कि डेवलपमेंट क्या होती है, फिर क्या इसकी एक डेफिनेशन दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आप किसके ऊपर आओगे,
करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि इसकी विकास की यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, डेवलपमेंट यानी कि विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले फर्स्ट बात आती है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट की क्या है, कोई भी लिमिट नहीं है, क्या है ये कंटिन्यूअसली क्या है, चलती रहती है। मनुष्य क्या है, बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके डेवलपमेंट कुछ ना कुछ चलती रहती है, कभी कुछ सीख रहा है वह, कभी कुछ सीख रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी क्या है, वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो उसकी सोशल और जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसका वह चलता रहता है। तो क्या है, सबसे पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट इसका, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सेकंड है, डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। ठीक है भाई क्षिति, अगर आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया हो तो इंग्लिश में मेरे को मेन पॉइंट बता दीजिए, नहीं तो फिर जो मैं बता रही हूँ वो देख लो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। सेकंड क्या है आप, हाँ जी बेटे। मैम ये ट्रांसलेट मैम क्लास ओवर होने के बाद ही होगा, क्योंकि मैम ये फिर मैं लेफ्ट हो जाऊंगी ओके क्लास कोई बात से। नहीं, कोई बात नहीं। दिव्या यस मैम। बेटा आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ दो एक बार, डेवलपमेंट की मेन पॉइंट बता दो, एक्सप्लेन मैं खुद कर दूंगी। Development has a definite pattern. Development occurs from general to specific. Development does not stop, it is continuous. Development represents all types of changes. Development has more comprehensive meaning. The process of growth and development go side by side. Development is the symbol of qualitative changes. मैम बस इतनी। बस इतने ही थे, एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट बोलो और उसको पढ़ दो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। Development has a definite pattern. देखो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का एक डेफिनेट पैटर्न, एक निश्चित क्या होता है, पैटर्न होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारी डेवलपमेंट चलती है। एक बार इसको पूरे को एक्सप्लेन करो, पूरे को रीड आउट करो, पूरे पॉइंट को। मैम ये अलग से मतलब कुछ पॉइंट्स लिखे और उसको नीचे डेफिनेशंस वगैरह लिखी है और डिफरेंस लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आप दूसरा पॉइंट पढ़ दो। फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया ना, जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसका एक निश्चित पैटर्न होता है। ठीक है, पहले बच्चा क्या है, यानी कि पैटर्न में आप मान लो जैसे बच्चा पहले क्या है, ऐसे इशारे करना सीखता है, पापा बोलना सीखा, फिर धीरे धीरे वह एक एक वर्ड बोलना सीखता है, फिर क्या है वह पूरे सेंटेंस बोलना सीख जाता है, फिर वह फ्लुएंटली क्या है बोलना सीख जाता है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है, उसका क्या है एक फिक्स पैटर्न है कि इसके अकॉर्डिंग बच्चे की डेवलपमेंट होएगी। ठीक है, पहले बच्चा बोलना सीखेगा, फिर बच्चा क्या है रीडिंग करना सीखेगा, फिर बच्चा क्या है लिखना सीखेगा। ठीक है, ऐसे। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। सबसे पहले हमें आसान चीज़ें हम सीखते हैं और उसके बाद क्या है जो स्पेसिफिक, जो हमारी जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं वो चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट इज कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, ये तो फर्स्ट वाले पॉइंट में आ गई कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी। ठीक है, यानी कि हो सकता है इंग्लिश में आगे पीछे दे रखे हैं पॉइंट है और हिंदी में भी ऐसे आगे पीछे दे रखे हैं। हमारी जो डेवलपमेंट है वो इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसकी क्या है कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। आप ओल्ड एज में भी आ जाते हो, आपकी फिजिकल ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन आपकी जो मेंटली और इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो क्या है कंटिन्यूसली चलती रहती है। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस। डेवलपमेंट क्या है, हमारे ऑल टाइप ऑफ चेंजेस को दिखा रहा है। ठीक है, और इसमें जितने भी ये कंसेप्ट होते हैं, जितने भी फैक्ट हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए इसने एक एग्जांपल लिया है कि जिस व्यक्ति की इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल सही डायरेक्शन में नहीं होती है, मान लो किसी की इमोशनल डायरेक्शन अच्छी नहीं होती है, तो वो बंदा कैसा मिलेगा, वो आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, उसको क्या है गुस्सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं कि ये सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई है इसकी। ठीक है, तो कभी कभी एक प्रकार की ये डेवलपमेंट का और
इसको क्या बोलते हैं, हमें इस टाइप की जो डेवलपमेंट होती है वो नेगेटिव रिलेटेड होती है। और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका सोशल बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है, उनको मिलना जुलना भी बहुत अच्छा लगता है औरों से। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट में आपके ऑल एस्पेक्ट इसके अंदर शामिल है। आपके नेगेटिव डेवलपमेंट भी होती है कईयों में, और कईयों में पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे पॉइंट्स के अंदर शामिल होते हैं। हमारी सोशल डेवलपमेंट, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे फिजिकल ग्रोथ भी शामिल होती है, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ का आ जाता है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सारे के सारे एस्पेक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। आगे दिया गया है डेवलपमेंट की जो आप बताओ बेटा दिव्या। Development has more comprehensive meaning. हाँ जी, डेवलप, एक बार इसका ना पूरा रीड आउट करना है इस पॉइंट को। मैम एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो पूरा पढ़ दो, उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। हाँ जी, Like growth, development has its own nature. Development has its definite pattern. It occurs always from general to specific. In fact, the term development is used for all types of changes, which makes a person working efficient, working skill and his behavior, etc. Progressive. Hence, the meaning of development is more comprehensive than the growth. Development includes growth. It indicates qualitative changes. Hence, development represents various changes occurring in the total personality of a person. Generally, the processes of growth and development occur side by side. देखो इसमें क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स को ले लिया कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और क्या है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो एक पॉइंट इसमें दे रखा है मेरे वाली बुक में कि डेवलपमेंट की गति क्या है, वो समान नहीं होती। यानी कि डेवलपमेंट की जो बच्चे में जो प्रोसेस होती है वो सब में एक समान नहीं होती। देखो कई बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या है, एक बार में टॉपिक समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको दूसरी बार में समझ में आएगा, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है या जो गति बोल सकते हैं हम, वो सब में क्या है, एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट जल्दी होती है, फिजिकल डेवलपमेंट बाद में होती है। कुछ बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट पहले हो जाती है और मेंटल डेवलपमेंट बाद में होती है, ठीक है। तो जो हमारी डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो सब में क्या है, एक जैसी नहीं है। बस यही पॉइंट इसमें दे रखे हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन, मीनिंग क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अब देखो आगे है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, या फिर रुको, फैक्टर अफेक्टिंग बाद में कराऊंगी, पहले ये देखो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज मोटर डेवलपमेंट, थर्ड वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज सोशल डेवलपमेंट, fifth one is emotional development, sixth one is language development, seventh one is personality development, eighth one is moral development and ninth is professional development. आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, बोलो नोट डाउन कर रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। लिखो। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आप क्या देखते हो कि एक व्यक्ति की कितनी उसकी हाइट है, क्या वेट है, ठीक है, ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो हमारे हाइट वेट इनसे जो रिलेटेड होती है। सेकेंड वन इज मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे मान लीजिए जो हमारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट है उनका आपस में कितना तालमेल है, कितना उनके अंदर कोरिलेशन है। जैसे मैं लिख रही हूँ तो मेरी आईज और मेरे हैंड दोनों क्या कर रहे हैं, और मेरा माइंड, तीनों चीजें क्या कर रही हैं, यहाँ पर एक साथ मिलके काम कर रही हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी मोटर डेवलपमेंट।
मोटर डेवलपमेंट, थर्ड इज कोग्निटिव डेवलपमेंट, अरे हिंदी में तो बोलना भूल ही गई। फर्स्ट था फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, सेकेंड इज मोटर डेवलपमेंट गत्यात्मक विकास, थर्ड इज कोग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव क्या होती है? हमारी मेंटलिटी, ठीक है, हमारी जो ब्रेन है उससे रिलेटेड कितनी हमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई है हमारी, ठीक है, कितना मानसिक विकास हुआ है। तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लिए, फिजिकल, मोटर और कोग्निटिव। Yes, ma'am. फोर्थ है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है? हमारा सोशल और जो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, ये सारा हमारा क्या है? सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चे का सोशलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कई बंदों को क्या, कुछ बंदे होते हैं इंट्रोवर्ट बिहेवियर होता है, कुछ का एक्सट्रोवर्ट होता है, वो किसके कारण होता है? सोशलाइजेशन के कारण। इंट्रोवर्ट वाले, उनको किसी से बोलना घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, उनको अकेले रहना अच्छा लगता है। एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर वाले क्या होते हैं? उनको औरों से बातचीत करना, फ्रेंड्स बनाना, ये बातें उनको अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी सोशल डेवलपमेंट, जो हमारी समाज से और हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। फिफ्थ होता है हमारे अंदर डेवलपमेंट में चेंजेस, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। इमोशंस, इमोशन ना, कभी हम खुश होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें रोना आता है, कभी हमें हंसी आती है, तो ये क्या है? आपके इमोशन है। ये डेवलप हुए तभी तो हमें ये हंसना आ रहा है, रोना आ रहा है। ये तो कुछ बच्चे ऐसे डिसेबल होते हैं जिनको ना हंसने का पता, ना रोने का पता, बेचारे ऐसे ही बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमारी एक इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। सिक्स्थ है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषात्मक विकास। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है, अपनी एज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। पहले उसने थोड़े थोड़े वर्ड बोलना सीखा, फिर उसने क्या है, पूरा सेंटेंस बोलना सीखा, ठीक है। ऐसे करके फिर धीरे धीरे जब स्कूल में जाता है तो वह रीडिंग करना सीख जाता है। तो ये हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषात्मक विकास। सेवंथ है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट। आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये क्या है? आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आते हैं। व्यक्तिगत विकास। 8th पॉइंट है मोरल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हो आप नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का जो इससे क्या बच्चे को ये पता लगता है कि क्या बात आपके लिए सही है, क्या बात आपके लिए गलत है, कौन सी बात क्या है हमारे नियमों के अकॉर्डिंग है और कौन सी हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। ये क्या आपकी मोरल वैल्यूज का मतलब होता है जो आपको सही और गलत का फर्क जो आपको बताता है, दैट इज मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। ये क्या है? व्यक्ति का जो भी वह प्रोफेशन करता है या जो भी काम उसने चुना है, जैसे कोई टीचिंग में है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, तो ये उसकी क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट। तो बच्चा क्या है? उसी तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब देखो, आपने क्या टीचिंग वाला प्रोफेशन चुना है तभी आप जेबीटी कर रहे हो। अब आपकी जो डेवलपमेंट है वो इसी दिशा में चली जाएगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जाएगी। अब मान लीजिए आपको जो आर्मी में है या पायलट है उसकी नॉलेज नहीं है आपको, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ चली गई, किस प्रोफेशन के अंदर? टीचिंग वाले प्रोफेशन के अंदर। तो ये थे आपके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड एवरीवन?
Yes, मैम ma'am. थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। कोग्निटिव डेवलपमेंट जो हमारे मेंटली डेवलपमेंट, हमारे इंटेलेक्चुअल, जिसको आप बोलते हो आपके माइंड से रिलेटेड है, वो कोग्निटिव होती है। ओके मैम। Ma'am, 4 point. फोर्थ पॉइंट है बेटा सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। लिख लिया? यस मैम। और देखो किसी का कोई रहता हो तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। चले नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है दिव्या, है ये टॉपिक आपके बुक में? मैम एक बार देखना पड़ेगा कौन से पेज पे। देखो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट मिलेगा बेटा। यस मैम है। अब बताओ एक बार पॉइंट पॉइंट बोल दो इसके। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, environment, love and affection, play and exercise, sleep and rest, food, practice of regularity, security, internal factors, heredity, biological factors, emotional factors, social nature, intelligence, other factors. ठीक है देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि वे कौन कौन से तत्व हैं जो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट बताया इन्होंने, फैमिली। ठीक है फैमिली। दिव्या एक बार पॉइंट पॉइंट नोट डाउन करवा दो बच्चों को। Okay, ma'am. Factor influencing physical development. First, environment. नहीं बेटा आपने फिजिकल डेवलपमेंट का बोल दिया, हमने ओवरऑल डेवलपमेंट का यहाँ पे लेना है। ठीक है फिजिकल मैम इसमें डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का जब हम फिजिकल वाला पढ़ेंगे ना, हाँ ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे दे रखा मेरे में, तो तुम जस्ट ये सुन लो एक बार। खाली जो डेवलपमेंट में आपकी जितनी मैंने 9 डेवलपमेंट बताई ना, वो सारी इंक्लूड होती है। तो उनमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके इन सभी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, वो वाले फैक्टर यहाँ पे करने हैं हमें। तो लिखो फर्स्ट वाला है आपका, या तो सुन लो, इंटेलेक्चुअल। ठीक है हमारी बुद्धि। जो एक बच्चा है उसके डेवलपमेंट पर उसका इंटेलेक्चुअल यानी कि उसके बुद्धि का अधिक इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है, तो वह नई चीज़ों को क्या है, जल्दी से सीख लेता है। और जिस बच्चे का क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल यानी कि आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है, वो क्या है, उसको बच्चे को सीखने में थोड़ा टाइम या समय ज़्यादा लगता है, यानी कि उसके सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है और जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल, जिसका आईक्यू लेवल, आईक्यू लिख लो, फर्स्ट वाला फैक्टर है आईक्यू लेवल यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल। अगर आप इंटेलिजेंट हो, चीज़ों को जल्दी समझते हो, अगर आपका आईक्यू लेवल कम है तो आपका क्या है, जो सीखने की जो गति है, ठीक है, वो क्या रहेगी, स्लो रहेगी। अब है सेकंड जो अफेक्ट करता है वो है आपका जेंडर, सेक्स। ठीक है जेंडर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें। लड़के लड़कियों के आकार में बड़े होते हैं, लड़कियों की वृद्धि तीव्र गति से होती है। आप देखो जेंडर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो लड़कियां होती है ना वो लड़कों के मामले में जल्दी सीखती है। आप देखो घर के काम लड़का इतनी जल्दी नहीं सीखेगा जितनी लड़की, जितना जल्दी क्या है एक गर्ल सीख जाएगी। ठीक है तो इसमें यही बताया गया है, जो मैच्योरिटी है ना
वो लड़कों में बाद में आती है और लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा फैमिली। फैमिली का भी हमारी डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। कैसे? फैमिली का कैसे पड़ेगा भाई, किस टाइप की हमारी फैमिली है, फैमिली में हमारा स्टेटस क्या है। ठीक है, आप देखते हो फैमिली में अगर एक बच्चा होता है, बड़ा बच्चा होता है, उसको सारी चीज़ें सिखाने में हमें टाइम लगता है, लेकिन जब उसके बाद उसका छोटा भाई या बहन आता है वो बड़ा जल्दी सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि वह उसको देख के अपने आप सीख जाता है, हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसके ऊपर। ठीक है, तो फैमिली भी हमारे ऊपर अफेक्ट डालती है हमारी डेवलपमेंट में। उसके बाद है हमारा कल्चर। ठीक है, तो जैसा हमारा कल्चर है हम वैसा ही हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, तुम फॉरेन कंट्री में जाओगे, अगर हम वहाँ के बच्चों के ऊपर स्टडी करते हैं और इंडिया के बच्चों के ऊपर स्टडी करते हैं, तो जो कल्चरल जो इफेक्ट है, ठीक है, जैसे शर्माना, डर, ये सारे इमोशन इंडिया में ज़्यादा है। ठीक है, और फॉरेन कंट्री में नहीं है। जैसे अपने पेरेंट्स के साथ रहने वाला अफेक्ट है, ये अपने इंडिया में है, फॉरेन में नहीं है। अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक, बुढ़ापे तक रहना, ये अपने इंडिया में है, बाहर के कल्चर में नहीं है। तो कल्चर का भी क्या है, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप फॉरेन में जाते हो, फॉरेन में बच्चों का माइंड सेट है कि जैसे ही तुम थोड़े से बड़े हुए 10, 12, 14 साल के, तभी उनको स्टडी के साथ साथ क्या है, अपनी जॉब भी करनी पड़ती है और अपनी स्टडी का सारा खर्चा या अपना जो खर्चा उनको स्वयं उठाना पड़ता है। तो बच्चे की पहले से ही माइंड में ही सेट हो जाता है कि भाई मुझे अपना सब कुछ खुद करना है। और इंडिया में क्या है भाई, 25-26 साल तक उसका पेरेंट्स ही उसको पालेगा, जब तक वह पढ़ाई कर रहा है, जब तक जॉब नहीं करना शुरू कर देता। ठीक है, तो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर हमारे कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है। एक है स्पीसीज, स्पीसीज का भी इफेक्ट पड़ता है। स्पीसीज का कैसे? एक तो क्या है, एक तो आप अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, एक स्पीसीज आपकी जो जंगल में रहती है। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हो आप, जंगल में नहीं रहते हैं जो लोग, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो उनका जो मैच्योरिटी में है, आदिवासी, क्या सानिया? आदिवासी मैम। हाँ जी, आदिवासी। अब इसमें बताया गया स्पीसीज में इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जो बच्चे, नीग्रो बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% मैच्योरिटी शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। अब आप अपने बच्चे को देखो और जो आदिवासी बच्चे, आदिवासियों के बच्चे आपसे, उनकी क्या, उनकी बॉडी में जो एक तेजीपन है ना, उनमें जल्दी आती है, वो चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि उनको पता है आसपास हमारे यहाँ पर क्या जानवर भी हो सकते हैं। और हमारे जो घर के बच्चे, वो क्या मिलेंगे, बंदर से भी डर जाते हैं, छिपकली से भी डर जाते हैं, और वो बंदे नहीं डरते। ठीक है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो रहते ऐसे इन्वायरमेंट में है। ठीक है, तो उनको, तो यहाँ पर जो हमारी स्पीसीज है, कहाँ पर हम रह रहे हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। एक है कोई भी डिजीज हो जाती है, मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में दिमाग के ऊपर चोट लग गई, तो उसकी डेवलपमेंट थोड़ा धीरे हो जाती है। और एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, जिसको कोई भी डिजीज नहीं है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सही चलती है। एक है हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी होती है। अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर गाली गलौज, ये सारी चीज़ें, तो बच्चा भी वैसे ही सीखता है। ठीक है, एक है जो भी बच्चे को डाइट मिलती है, उसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चे की डेवलपमेंट में। अगर उसको विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें अगर उसको अच्छे से मिल रही है, तो उसका ब्रेन क्या अच्छे से काम करेगा। जिस बच्चे को खाने के लिए तो रोटी ही नहीं मिल रही, तो उसकी डेवलपमेंट में भी क्या मिलेगा, थोड़ा सा फर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, फैमिली, फैमिली लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना, कल्चर लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना, डिजीज, इंटेलिजेंसी, जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, डाइट के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इनको अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैम आपने अभी तक जितने पॉइंट्स बताए हैं आप वो एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हो? हाँ मैम जी, इसमें इसमें जो ये, आपने हाँ जी, ये जो पॉइंट है ना, ये कॉमन है। मान लो कोई भी डेवलपमेंट का फैक्टर अफेक्टिंग आपसे पूछ ले,
तो आप ये सारे पॉइंट सभी में लिख सकते हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है। वैसे तो अलग अलग करोगे तो इनके 10-12 पॉइंट मिलेंगे, ये 5-7 पॉइंट ऐसे हैं जो सब में कॉमनली, अगर मान लो आपको स्पेसिफिक पॉइंट ना भी याद रहे तो आप इन पॉइंट्स को लिख के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ये फिजिकल डेवलपमेंट में भी यही रहेंगे, मोटर में भी, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, मोरल एंड प्रोफेशनल, यानी कि ये कंबाइन पॉइंट है। अब बताओ हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ओवरव्यू दे दो। चलो सानिया बताओ कहाँ से शुरू किया था हमने, फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? बेटा देखो, अगर ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछो। नहीं मैम, समझ में आ गया सर। बस मैं आपको एक्सप्लेन करने को नहीं बोल रही, मैं जस्ट ये पूछ रही हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। अच्छा। हाँ जी। और मैम आपने अभी तक जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो पेपर हैं बेसिकली, आपने पेपर के बारे में बता दिया। जो हमारा फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसके आपने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 पढ़ा दी है। और इसमें आई गेस मेरे को, अब हाँ आप जी, सीधा फर्स्ट यूनिट पे आ जाओ, हमने टॉपिक कौन कौन से किए हैं? फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट इज ग्रोथ, ऐसा कुछ, देन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, देन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसके देखो बेटा, पॉइंट्स पढ़े हाँ हैं। जी देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, डेवलपमेंट, व्हाट कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होती है, विकास क्या होता है। ठीक है, सबको क्लियर है या फिर से बताऊं? क्लियर है मैम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, सभी में क्या होता है, डेवलपमेंट का जो एक फिक्स पैटर्न होता है, ये चीजें हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग टाइप की हमने डेवलपमेंट पढ़ी कि कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा हमने फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ये चारों जो टॉपिक हमने अभी पढ़े हैं, 4 पॉइंट, या क्या ये सभी को क्लियर है? अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे कल।